अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमज़ा मुनीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एच सीरीज़ नोट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 4। हमारा सब्जेक्ट है इंटरनेशनल लॉ और इसका एक टॉपिक है सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। उसको हम लोग देखेंगे। इंटरनेशनल लॉ इज़ अ बॉडी ऑफ रूल्स। इंटरनेशनल एक बॉडी ऑफ रूल्स है विच हैव बीन एक्सेप्टेड बाय ऑल द लीगली रिकॉग्नाइज्ड कंट्रीज़। इंटरनेशनल एक बॉडी ऑफ रूल्स है जिसको सारे जो लीगलाइज रिकॉग्नाइज्ड कंट्रीज़ हैं ना उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है। एंड ऑल कंट्रीज़ फॉलो दीज रूल्स इन डीलिंग विद ईच अदर। और सारे जो कंट्रीज़ हैं वो फॉलो करते हैं इसको एक दूसरे के साथ डील करते हुए। द सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ मे बी डिफाइंड एज एक्चुअल मटीरियल ऑफ और मेथड फ्राम द इंटरनेशनल लॉयर्स determines the rule applicable to given situation। ठीक है, the source of international law may be defined as actual material, basically actual material method from which the international law determines the rules applicable to given situation। अब कोई भी given situation अगर आ गई है जिस तरह लॉयर ने उसको डिटरमाइन किया ना इंटरनेशनल लॉयर ने, ठीक है, उसी को हम लोग कहेंगे कि वही एक मेथड है, वही एक सोर्स है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिकॉग्नाइज सम सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल अंडर आर्टिकल 32(1)। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो चार्टर है या उसके अंदर जो स्टैट्यूट है उसके अंदर हमें मिलते हैं जो उन्होंने जो इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज को डिफ़ाइन किया हुआ है या इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज को रिकॉग्नाइज्ड किया है, वो ये सोर्सेज हैं। सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ अंडर ICJ स्टैट्यूट्स। आर्टिकल 38(1) जो है ना स्टैट्यूट ऑफ ICJ रिकॉग्नाइज्ड दैट द सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ एज फॉलोज। वो कहते हैं ये वाली इंटरनेशनल कन्वेंशंस वेदर जनरल और पर्टिकुलर एस्टैब्लिशिंग रूल्स स्पेशली रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट्स। वो कहते हैं इंटरनेशनल कन्वेंशंस जो हुई हैं वेदर वो जनरल थी सबके लिए थी या पर्टिकुलर एस्टैब्लिशिंग रूल्स एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट्स, कोई ऐसे रूल्स है जिनको स्टेट ने अगर रिकॉग्नाइज कर लिया तो वो एक सोर्स है इंटरनेशनल लॉ की। इंटरनेशनल कस्टम्स एज एविडेंस ऑफ जनरल प्रैक्टिस। वो कहते हैं अगर इंटरनेशनल कस्टम्स हैं, अगर कोई स्टेट्स वगैरह ने कोई कस्टम अपनाए हुए हैं, कोई रवायात है उनकी, तो वो भी हो सकते हैं। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज बाय द सिविलाइज्ड नेशंस। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल्स जो लॉ के जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं वो जो रिकॉग्नाइज किए गए हैं या वो जो सिविलाइज नेशन ने जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है तो और ये किया है उनके वो वाले वो रूल्स हमारे जुडिशल डिसीजंस एंड ज्यूरिस्डिक्शंस नॉट बाइंडिंग परसुएसिव इन नेचर। ठीक है, ये जो जुडिशल डिसीजंस वगैरह होते हैं कोई भी कोर्ट्स के, ठीक है, ICJ के जैसे होते हैं या किसी भी अगर कंट्री का अगर कोई अच्छा ऐसा डिसीजन है जिसको इंटरनेशनल कोर्ट में उसको किया जा सकता है। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर सकती है। ज्यूरिस्टिक राइटिंग जो जैसे कैल्सन वगैरह या जो ज्यूरिस्टिक्स हैं इनकी जो राइटिंग्स वगैरह होती हैं इनको भी लिया जा सकता है, पर ये परसुएसिव होंगी नेचर में, ये बाइंडिंग नहीं होंगी। ठीक है, तो हम बारी बारी अब इनको देखेंगे कि कैसे ये सोर्स हैं इंटरनेशनल लॉ की। इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज़। ट्रीटी मीन्स एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर स्टेट बाय विच दे एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन देम। ट्रीटी क्या होता है कि ट्रीटी मीन्स एक एग्रीमेंट होता है, टू और मोर स्टेट्स के दरमियान होता है ये एग्रीमेंट, बाय विच दे एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन देम, और वो आपस में जिससे रिलेशनशिप बनाते हैं आपस में। ठीक है, एट देम एंड गवर्न बाय द गवर्नड बाय द इंटरनेशनल लॉ। और ये जो इनका रिलेशनशिप होता है ना ये इंटरनेशनल लॉ गवर्न करता है। द स्टैट्यूट ऑफ ICJ डिक्लेयर्स दैट द कोर्ट शैल हैव टू डिसाइड एनी डिस्प्यूट बिटवीन अस इन अकॉर्डेंस विद द ट्रीटी बिटवीन दैम एज एग्जिस्ट। स्टैट्यूट ICJ का ये कहते हैं कि अगर कोई ट्रीटी है किसी भी मुल्क की आपस में, कोई मुल्कों की दो मुल्कों की आपस में कोई ट्रीटी वगैरह है, अगर कोई इनके दरमियान डिस्प्यूट आ गया तो उसके मुताबिक ही फैसला किया जाएगा जो ट्रीटी जिस तरह की उन्होंने ट्रीटीज़ फाइन की है अगर कोई एग्जिस्ट करती है उसके मुताबिक ही। अच्छा, अब काइंड्स ऑफ ट्रीटी, दो तरह की ट्रीटीज़ होती हैं। ठीक है, लॉ मेकिंग ट्रीटीज़, वो ट्रीटीज़ जो लॉ मेकिंग होती हैं। द प्रोविजन ऑफ लॉ मेकिंग ट्रीटी आर डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये बेसिकली एक डायरेक्ट सोर्स है इंटरनेशनल लॉ की। दीज लॉ मेकिंग ट्रीटीज़ परफॉर्म एज द सेम फंक्शन इंटरनेशनल लॉ एज लेजिस्लेशन डज इन स्टेट लॉ। ये ऐसा ही काम करती हैं जैसे कि लेजिस्लेशन काम करती है, इंटरनेशनल लेजिस्लेशन काम करती है स्टेट में, स्टेट लॉ के अंदर जो काम करती है जैसे लेजिस्लेशन, ये इंटरनेशनल जो ट्रीटीज़ होती हैं ना लॉ मेकिंग, ये ऐसी ही काम करती हैं इंटरनेशनल लॉ में। लॉ मेकिंग ट्रीटीज़ आर ट्रीटीज़ through which the international law can be in accordance with the changing times and circumstances, and these treaties are laid down on general principles of law on any issue। ठीक है, लॉ मेकिंग ट्रीटीज़ आर ट्रीटीज़ थ्रू विच द इंटरनेशनल लॉ कैन बी चेंज। ठीक है, जिससे जो इंटरनेशनल लॉ होता है ना वो चेंज होता है इन अकॉर्डेंस विद द चेंजिंग टाइम्स। ठीक है, जो जैसे जैसे टाइम चेंज होता है तो इंटरनेशनल लॉ उसके मुताबिक अपने आप को चेंज कर सर्कमस्टांसेस। ठीक है, जो भी सर्कमस्टांसेस होंगी, एंड दीज ट्रीटीज़ आर लेज डाउन इन जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। और ये जो ट्रीटीज़ होती हैं बेसिकली जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ के बेस करती हैं ऑन एनी इशू किसी भी ऊपर। ठीक है, वेस्टफेलिया की एक जैसे कि थी एक 1648 में हुई थी जिनेवा कन्वेंशन के ऊपर, तो वो लॉ मेकिंग ट्रीटीज़ थी, बेसिकली वो लॉ उन्होंने एक बना दिया था।
ट्रीटीज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जो ट्रीटीज कॉन्ट्रैक्ट होती हैं वो कौन से होते हैं? ट्रीटीज कॉन्ट्रैक्ट आर एंटर्ड इनटू 2 और मोर स्टेट्स, जो कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स आपस में करती हैं। द प्रोविजन ऑफ सच ट्रीटीज आर बाइंडिंग ओनली ऑन द पार्टीज टू द ट्रीटी। अब वो जो ऊपर वाली लॉ मेकिंग ट्रीटीज थे वो एक जनरल प्रिंसिपल्स थे और वो सब पे अप्लाई होते थे, ठीक है। वो जितने भी इंटरनेशनल और जितने भी कंट्रीज़ होंगे, ठीक है, सब पे वो अप्लाई होंगे। ये वो होंगे जो ट्रीटीज़ जो है ना 2 अपने मुल्कों में आपस में कर ली हैं, ठीक है, सिर्फ वो उन पर ही बाइंडिंग होगी। सच ट्रीटीज आल्सो लेड to help the formation of international law through the operation of principle governing the development of customary rules. Basically customary rules of such treaties are led to help the formation of international law, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं थ्रू द ऑपरेशन ऑफ प्रिंसिपल गवर्निंग द डेवलपमेंट ऑफ कस्टमरी रूल्स। जो कस्टमरी रूल्स वगैरह होते हैं, जैसे कि डिफरेंट स्टेट्स ने अगर कस्टमरी कस्टम बना लिया उसी चीज़ को, जो एक ट्रीटी दो मुल्कों के दरमियान अगर ट्रीटी हुई है तो उसको अगर वो बना ले ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो वो एक तरह के कस्टमरी रूल्स बन जाएंगे और वो एक सोर्स बन जाएगी। दीज आर इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, और ये इंटरनेशनल लॉ की इनडायरेक्ट सोर्स है। अच्छा, अब ये जो हमने पहले हमने ट्रीटीज़ को डिस्कस किया, अब हम इंटरनेशनल कस्टम्स को डिस्कस करेंगे कि कस्टम्स कैसे सोर्स है इंटरनेशनल लॉ के। इंटरनेशनल कस्टम हैव बीन रिगार्डेड एज वन ऑफ द प्रोमिनेंट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, एज इंटरनेशनल लॉ इज बेस्ड ऑन कस्टम्स, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ बहुत सारा जो इंटरनेशनल लॉ है वो एक बेस्ड करता है कस्टम्स के ऊपर, यूसेजेस के ऊपर, प्रैक्टिस ऑफ द स्टेट्स और अडॉप्टेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये स्टेट्स की प्रैक्टिसेस हैं जो उन्होंने बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से अडॉप्ट की हुई हैं। इट इज़ ओनली मॉडर्न पीरियड दैट इम्पोजिशन ऑफ कस्टम हैज़ सफ़र्ड अ सेट बैक, ठीक है। ये मॉडर्न टाइम के अंदर जो कस्टम की जो इंपॉर्टेंस है ना उसको थोड़ा सा सेट बैक हो गई है, ठीक है। हाउएवर इवन टुडे इट इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, पर आज भी ये जो इंटरनेशनल लॉ की ये कस्टम एक बेहतरीन सोर्स है, ठीक है। फॉलोइंग आर इंग्रीडियंट्स ऑफ द इंटरनेशनल कस्टम्स, ठीक है, कोई भी कस्टम होगा तो उसके अंदर ये इंग्रीडियंट होना लाजमी है। कस्टम मस्ट भी रीजनेबल, जैसे हम लोग स्टेट में पहले हम लोग लीगल सिस्टम में भी इन चीज़ों को पढ़ के आ चुके हैं, कस्टम रीजनेबल होनी चाहिए। मस्ट नॉट हैव कंट्राडिक्शन बिटवीन स्टेट्स, और स्टेट्स के दरमियान कोई कंट्राडिक्शन वगैरह नहीं होनी चाहिए। कस्टम मस्ट बी फॉलोड बाय द स्टेट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंटली, कस्टम कंसिस्टेंटली से ना बहुत टाइम से स्टेट्स उसको फॉलो कर रही हूँ। कस्टम मस्ट बी जनरली इन प्रैक्टिस बाय मोस्ट ऑफ स्टेट्स, ज़्यादातर स्टेट्स उसको प्रैक्टिस कर रही हूँ, ठीक है। स्टेट सेल्फ इम्पोज ऑन देम एंड फील बाइंडिंग अपॉन देम, ठीक है। अब स्टेट ने खुद उसको अपने ऊपर इम्पोज किया हो और बाइंडिंग उसको करे कि ये हमारे ऊपर बाइंडिंग है। नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, किसी पब्लिक पॉलिसी के ऊपर अप्लाई ना हो। जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ कस्टम्स, जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ कस्टम कैन बी बेटर अंडरस्टूड इन फॉलोइंग डिसाइडेड केसेस। पैंकेट हल्बाना केस एक हुआ था और एस लोटस केस हुआ था, ठीक है। इन 2 केसेस द ICJ डिसाइड द केस ऑन द बेसिस ऑफ कस्टम अडॉप्ट बाय द स्टेट्स, तो इनके ऊपर इन्होंने जो 2 केसेस थे इनके ऊपर उन्होंने कस्टम्स को बेस बना के यहाँ पे फैसला किया था। तो ये कस्टम भी इसके ऊपर एज अ सोर्स ऑफ इस्लामिक एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। अच्छा, अब तीसरा हम लोग देखेंगे जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ और जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ जो जनरल रूल्स होते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। तो जो मतलब आपको जो एक आपकी अकल को समझ आ रहे होते हैं या जनरल जैसे कि नेचुरल जस्टिस के होते हैं प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। जनरल प्रिंसिपल्स जो होते हैं लॉ के उनको भी वो भी एक तरह के सोर्स हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिकॉग्नाइज जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय द सिविलाइज्ड स्टेट्स एज अ थर्ड सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। उन्होंने कहा कि एक थर्ड सोर्स है इंटरनेशनल। दिस सोर्स हेल्प अस इंटरनेशनल टू अडॉप्ट न्यू चेंजेस एंड न्यू सर्कमस्टांसेस, जैसे जैसे न्यू चेंजेस आएंगे या न्यू सर्कमस्टांसेस आएंगे, ठीक है, तो इनको अडॉप्ट करने में आसानी होगी। दीज प्रिंसिपल्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द ऑल स्टेट्स इन द वर्ल्ड, और ये जो सारी स्टेट्स हैं ना पूरे वर्ल्ड के अंदर उन्होंने इनको रिकॉग्नाइज किया हुआ है। सबसे पहला है पैक्टा सेंट सर्वेंडा, ठीक है। इट मीन्स द एग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट व्हेन द स्टेट इंटर टू एग्रीमेंट दे शुड अबाइड एंड फॉलो इट, ठीक है। अब ये आपको नेचुरल जस्टिस का भी आप एक चीज़ अगर समझ लें तो देखें एग्रीमेंट अगर किसी ने किया है तो उसको फुलफिल करें, ठीक है। जब अब ये इसके पैक्टा सेंट सर्वेंडा का मतलब ये एग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट, जब भी कोई स्टेट किसी दूसरी स्टेट के साथ एग्रीमेंट करती है तो उसको पूरा करे, ठीक है। तो ये उनकी एक तरह की सोर्स है। राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, स्टेट हैज़ राइट टू सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट एग्रेशन ऑफ अदर स्टेट्स, ठीक है। ये कि नेचुरल एक आप जनरल प्रिंसिपल है कि अगर किसी ने स्टेट के पास ये राइट है सेल्फ डिफेंस का, अगर कोई इसके ऊपर एग्रेशन करेगा जैसे कि तो वो उसको कर सकती है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नो वन कैन बी जजेस इन ऑल केस एंड इक्वल टाइम ऑफ हियरिंग टू द बोथ डिस्प्यूटेड पार्टीज इज ऑल्सो एप्लीकेबल। अब जो नेचुरल जस्टिस के जैसे प्रिंसिपल्स हैं कि नो वन बी जजेस ऑन केस, ये भी इंटरनेशनल लॉ पर भी अप्लाई होते हैं, इंटरनेशनल लॉ के भी सोर्स हैं। रेस्ट जुडिकाटा मैटर्स वंस हैव बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट, नो स्टेट कैन अगेन सीक रेमेडी ऑन दैट केस। अगर एक बार किसी ICJ से किसी को कोई रेमेडी मिल गई है, कोई केस डिसाइड हो गया, तो अब दोबारा कोई भी स्टेट उसके लिए रेमेडी के लिए नहीं जाएगी, ठीक है। ये जो स्टेट जनरल प्रिंसिपल्स हैं। एस्टॉपल की अगर व्हेन एनी स्टेट टेक्स एनी स्टांस ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट इट कैन नॉट बी रिवोक्ड बाय इट, अगर किसी स्टेट ने किसी के ऊपर कोई एक स्टांस ले लिया कि यार ये वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे कि हमने ये किया है, ठीक है, उसके बाद वो इसको रिवोक नहीं कर सकती। जैसे कि जनरल स्टेट लॉ में भी अगर किसी ने कोई कन्फेशन कर लिया या कुछ हो गया तो उसके बाद आप उसको उससे अगर नहीं हट सकते, कोई रिवोक नहीं कर सकते, तो स्टेट इंटरनेशनल लेवल पे भी नहीं हो सकते, ठीक है। 2 केस थे। RB कैन
और चोर्जो फैक्ट्री केस था, ठीक है। इन दीज केसेस कोर्ट रूल दैट इंटरनेशनल लॉ इज बेस्ड ऑन जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ विच हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द स्टेट्स, ठीक है। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ हैं जिनको स्टेट ने एक्सेप्ट किया गया। अच्छा, अब चौथी हमारी जो सोर्स है ना वो है जुडिशियल डिसीजंस। इट इज़ नॉट द डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ बट बिकॉज डिसीजन ऑफ आईसीजे आर नॉट बाइंडिंग ऑन द डिस्प्यूटेड स्टेट्स, ठीक है। क्योंकि आईसीजे के जो डिसीजन होते हैं ना वो बाइंडिंग नहीं होते, नॉट द अदर वंस, और किसी और दूसरे पे भी नहीं होते, जो पार्टीज हैं उन पे भी नहीं होते, ठीक है। आर ओनली बाइंडिंग ऑन डिस्प्यूटेड स्टेट्स, सिर्फ डिस्प्यूटेड स्टेट्स के ऊपर बाइंडिंग होते हैं, किसी दूसरी स्टेट्स के ऊपर नहीं होते। आर्टिकल 38 ऑफ आईसीजे स्टैट्यूट रेफर्स दैट ट्राइब्यूनल्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द रूल ऑफ लॉ बट सब्जेक्ट टू आर्टिकल 59 of the statute of the ICJ, ठीक है। आर्टिकल 38 ऑफ ICJ रेफर्स दैट ट्राइब्यूनल्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द रूल ऑफ लॉ। वो कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ को डिटरमाइन करने के लिए आर्टिकल 30 या ICJ है ना वो यूज़ होती है, ठीक है। बट सब्जेक्ट टू आर्टिकल 59 द स्टैट्यूट्स ऑफ ICJ, ठीक है। यूनिफॉर्म डिसीजन ऑफ म्यूनसिपल कोर्ट्स ऑफ वायरस नेशन कैन बी सर्व्ड एज एविडेंस एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनेशनल कस्टम्स, ठीक है। अब कोई अगर किसी, जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका ने कोई अच्छा डिसीजन दिया है, ठीक है, और आईसीजे को लगता है कि वो एक अच्छा डिसीजन है, या किसी भी सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा म्यूनसिपल कोर्ट्स ने कोई अच्छा डिसीजन दिया है और उनको लगता है कि एविडेंस के तौर पे या कस्टम के तौर पे इसको अप्लाई किया जा सकता है, तो वो इसको भी अप्लाई करके फैसला कर सकते हैं। आईसीजे डिड नॉट अडॉप्ट द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट, पर ये प्रेसिडेंट के ऊपर कोई फैसला नहीं करते, प्रेसिडेंट का जो डॉक्ट्राइन है उसको अप्लाई नहीं करते, ठीक है। अब फिफ्थ हमारे पास जो सोर्स आती है वो आती है ज्यूरिस्डिक्शनबर्ग स्टैट्यूट ऑफ आईसीजे ऑथराइज द कोर्ट टू अप्लाई द टीचिंग ऑफ मोस्टली हाईली क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट ऑफ वायरस नेशन टू डिटरमाइन द रूल ऑफ लॉ। अब जितने भी लोगों का काम है, जितने भी ज्यूरिस्ट का काम है, उनको भी देखते हुए फैसला कर सकते हैं, ठीक है। दे आर नॉट इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लॉ, हाउएवर दे मे बी लेड टू कोर्स टू फॉर्म द, ये कोई इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, पर एक ये हेल्प कर सकती है कि सोर्सेज को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। दे कैन बी अडॉप्टेड व्हेन देयर इज़ नो रूल प्रिस्क्राइब इन अबव सोर्सेज, अगर कोई ऊपर किसी भी सोर्स में कोई ऐसा रूल नहीं बताया गया तो यहाँ से भी हेल्प ली जा सकती है, ठीक है। डिसीजन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गन्स, अब कोई इंटरनेशनल ऑर्गन्स के अगर कोई डिसीजंस हैं तो उनको भी इन मॉडर्न एज डिसीजन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो ट्रीटेड एज अ सोर्स ऑफ लॉ, उनको भी आप सोर्स ऑफ लॉ की तरह ले सकते हैं। ऑर्गन्स में बी लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जितने भी ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारे पास रेजोल्यूशन पास बाय जनरल असेंबली से सिक्योरिटी काउंसिल्स की जो रेजोल्यूशंस होंगी, ठीक है, दैट एब्सेंट डज नॉट वीटो, ठीक है। Resolution of Security Council that UN that absent does not means veto। अब सिक्योरिटी काउंसिल की एक रेजोल्यूशन है कि अगर कोई स्टेट एब्सेंट है वहाँ पे तो उसको वीटो नहीं कंसीडर किया जाएगा। तो अगर वीटो नहीं कंसीडर किया जाएगा तो ये उसकी स्टेट काउंसिल की एक रेजोल्यूशन है, तो इसको भी अगर बेस बना के कहीं भी ऐसा डिस्प्यूट आ जाता है तो इसको बेस बनाया जाएगा कि यार सिक्योरिटी काउंसिल की एक रेजोल्यूशन है, तो इसको भी एक पास करके जो डिसीजन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गन्स है ना, तो ये हमारी बेसिकली 6 जो सोर्सेज थी ये हमारी प्राइमरी सोर्सेज थी। इसके अलावा हमारे पास कुछ सेकेंडरी सोर्सेज भी इंटरनेशनल लॉ की, जैसे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी मोरालिटी के ऊपर, यार तुम मेरे साथ अच्छा करो मैं तुम्हारे साथ अच्छा करता हूँ, इस तरह के स्टेट इसके ऊपर मोरालिटी चलती है, ठीक है। सॉरी, इसके ऊपर मोरालिटी चल सकती है, इंटरनेशनल कम्युनिटी की मोरालिटी के ऊपर भी चल सकती है कि यार मॉरल एक अच्छी चीज़ है, एक मोरालिटी की तरफ है आप जाएँ, ठीक है, जस्टिस करें, सारा कुछ करें, ठीक है। मोरालिटी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर भी बेस। स्टेट पेपर्स, अगर कोई किसी स्टेट ने कोई स्टेट पेपर वगैरह अपना दिया हुआ है, किसी यूएन में कोई अपनी रेजोल्यूशन पास करने के लिए कोई स्टेट वगैरह के पेपर दिए हैं, तो कोई रीज़न, अब रीजनिंग पे आ जाते हैं बात के रीज़न, अगर कोई देखे जो चीज़ अक्ल को समझ आ रही है, ठीक है, उसको समझते हुए भी आप फैसला कर सकते हैं, ठीक है। सोर्स है वो भी इक्विटी प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है। इक्विटी एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो भी एक तरह के इसके सोर्स हैं। इक्विटी इज यूज्ड इन सेंस ऑफ कंसिडरेशन ऑफ फेयरनेस, ठीक है, रीजनेबलनेस एंड policy often necessary for a sensible application of the more settled rule of law, ठीक है। इक्विटी इज़ यूज्ड इन अ सेंस कंसिडरेशन ऑफ फेयरनेस, ठीक है, फेयरनेस, रीजनेबलनेस, ठीक है, जो भी पॉलिसी ऑफन नेसेसरी टू सेंसिबल एप्लीकेशन, सेंसिबल एप्लीकेशन जो आपको लगती है कि यार सेंसिबली इसको ये अप्लाई किया जाएगा तो एक अच्छा फैसला हो सकता है। दो इक्विटी कैन नॉट बी डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इट इज़ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन दोज फील्ड वेयर रूल्स आर रेडिली अवेलेबल, ठीक है। अब जहाँ पे रूल्स वगैरह कहीं अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे अगर इक्विटी के प्रिंसिपल्स को भी अगर देखते हुए अगर फैसला कर दिया जाता है तो वो कर सकते हैं। सम सीरीज दैट इफ इट इज़ नॉट द फॉर्मल सोर्स ऑफ लॉ बट इट इज़ सोर्स ऑफ लॉ, ठीक है। वो कहता है कि कोई फॉर्मल सोर्स नहीं पर एक सोर्स ऑफ लॉ भी इक्विटी को माना जाता है। इक्विटी प्रिंसिपल ओरिजिनेट फ्रॉम द कल्चर एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट कंसर्न, ठीक है। अब इक्विटी के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो डिफरेंट स्टेट्स के अपने अपने थोड़े से प्रिंसिपल्स होते हैं, जहाँ इक्विटी प्रिंसिपल्स आर वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, और स्टेट टू स्टेट ये बेसिकली वेरी करते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल है उनके ऊपर बेस करते हैं। नेचुरल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, जो नेचुरल सेंस होती है राइट है ये रॉन्ग है, ठीक है, इसकी जो सेंस इक्विटी है इंटरनेशनल लॉ इज़ अनसर्टन, इक्विटी इंटरनेशनल लॉ में अनसर्टन है, ठीक है।
इट इज़ सब्जेक्टिव एंड टू ब्रिंग ऑब्जेक्टिवली द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एज अ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल लॉ इज कंसीडर। ठीक है, ये एक सब्जेक्टिव है और ये एक चेंज लेके आती है। एक ऑब्जेक्ट है इसका कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी नेचुरल लॉ के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बेस के ऊपर बना के फैसला किया जाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी हैज़ बीन रेफर इन द सेवरल केसेस। ठीक है, सेवरल केसेस के अंदर इनको रेफ़र करके फैसला किया गया। ठीक है, तो ये हमारा इंटरनेशनल लॉ का था जिससे सोर्सेज हमने देखी, कन्वेंशन कैसे उसकी सोर्स हैं, कस्टम कैसे सोर्स हैं उसकी, कुछ सेकेंडरी सोर्सेज हमने देखी, कुछ जनरल रूल्स और प्रिंसिपल हमने देखे। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।